मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिया है, उसके दोष पढ़ लिए कि मानव नेत्र में क्या क्या दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टा दोष और मोतियाबिंद, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार में हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है वो कई रंगों में हमें दिखता है। जैसे शाम को बादल में लालिमा दिखती है, नीलापन दिखता है, तो ये प्रकाश ही है जो कई रंगों में दिखता है। तो ये इतना रंग बिरंगा क्यों दिखता है, इसका कारण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है? ये प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में बना होता है। प्रिज्म होता क्या है? सिंपल भाषा में एक कांच का टुकड़ा होता है जो त्रिभुज के आकार का होता है। अर्थात जब भी किसी कांच से हम देखते हैं कि किसी बिल्डिंग में कांच से जो प्रकाश निकल रहा है वो बहुत चमचमा या बहुत चमकदार दिखाई देता है, उसका कारण होता है अपवर्तन। वहाँ पे जो गिलास है वो प्रिज्म की तरह कार्य करता है और जो कांच लगा हुआ प्रिज्म की तरह कार्य करता है, क्योंकि प्रिज्म से निकलने वाला जो प्रकाश है वो अपवर्तन के पश्चात विचलित हो जाता है। यहाँ से जो रेज आती है, यहाँ पे आने वाली किरण है और ये प्रिज्म से इस तरह सीधे निकली और निकलने के पश्चात ये अपवर्तित हो गई। अपवर्तन के पश्चात वो चमचमाती हुई प्रतीत होती है, अर्थात विचलित होती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए हमें प्रकाश बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। प्रिज्म का कोण क्या होता है? प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ से ये जो रेज गई तो ये सीधी इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन ऐसी ना जाके सीधे जाके यहाँ से विचलित हो गई, तो इसने यहाँ पे ये एंगल बनाया है, इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। और विचलन कोण कहते हैं कि ये कितनी विचलित हुई। ये सीधी जानी चाहिए थी, इधर को मुड़ गई, तो ये इसने विचलन कोण कितना दिया, कितनी विचलित हुई है, वो विचलन कोण। तो ये एक फॉर्मूला है कि n = sin a + sm/2 sin a/2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमने अलग से फॉर्मूला लगा रखा है। लेकिन केवल हमें ये पूछा जाता है कि प्रिज्म का अपवर्तन लिखिए, तो केवल प्रिज्म की डायग्राम बनाएंगे और उसमें ये लाइंस दिखाएंगे कि यहाँ अपवर्तन हो रहा है। इसके आगे प्रिज्म यानी किसी कांच द्वारा अपवर्तन होता है, गिलास द्वारा, तो इसके कारण भी हमें प्रकाश चमकीला दिखाई देता है। अगला है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रिज्म द्वारा अगर हम सफ़ेद लाइट यानी कि हम उस पर लाइट डालें प्रिज्म में, तो उसके 7 रंग निकलते हैं। 7 रंग निकलते हैं, VIVGYOR, इसे हम विबग्योर कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है, श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है, तो वो 7 रंगों में बट जाती है और इसी प्रक्रिया को, प्रकाश के बटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब विक्षेपित होना। श्वेत प्रकाश का यानी सफ़ेद प्रकाश का रंगों में बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है, जब हम कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में डालते हैं और ये जब प्रिज्म से गुजरती है तो वह झुकने के साथ साथ कई रंगों में बट जाती है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सफ़ेद रंग का रंगों में बट जाना। तो ये कितने रंगों में बढ़ता है? ये 7 रंगों में बढ़ता है। वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है विब की ओर। अब ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, जब भी किसी हम प्रिज्म से लाइट डालते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ता है, तो बहुत ही चमकीली वो हमें दिखाई पड़ती है। 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, लाल पीला नीला हरा नारंगी जामुनी बैगनी, ये सभी कलर उसमें दिखाई पड़ते हैं। ये होता है प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कई रंगों में बढ़ जाना। और अपवर्तन होता है प्रकाश का जो आ रही है लाइन वो विचलित हो जाना, सीधा ना निकलना, उससे विचलित हो जाना। विक्षेपण होता है उसी प्रकाश का कई रंगों में बढ़ जाना। तो ये प्रकाश की घटनाएं हैं। कभी तो विचलित होती है, चमचमाती हुई प्रतीत होती है। जब वो बढ़ जाती है तो कई रंगों में रंग दिखाई पड़ते हैं। फिर हमें कभी लगता है कि कांच से बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ये वर्ण विक्षेपण हो जाता है प्रकाश का। वहाँ अपवर्तन नहीं होता, वहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये प्रकाश की घटनाएं हैं। अगला है इंद्रधनुष। जो बादलों में इंद्रधनुष बनता है, इसका क्या कारण होता है? इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्रकाश क्या होता है? स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है। तो ये क्या है? एक प्रकाश का स्पेक्ट्रम है जो हमें कई रंगों में दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश ही हमें कई रंगों में दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी बूंदें प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। जब ये बारिश के मौसम में ही बनता है, वहाँ पर जो जल की बूंदें होती हैं एटमॉस्फेयर में, हवा में, वो क्या करती हैं? एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। वो क्या का कार्य करते हैं? प्रिज्म सा। और जब उसमें प्रकाश की लाइटें उस बूंदों से निकलती हैं तो वो कई रंगों में बट जाती हैं, यानी कि वहाँ पे कई रंगों में बट जाती है और हमें उसमें जो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, जो 7 रंगों में बढ़ती है। तो वहाँ पे हमें जो बूंदें हैं, बूंदों से जो कलर निकलता, प्रकाश निकलता है, वो कई रंगों में बटा हुआ है, यानी कि 7 रंगों में बढ़ता है और वही रंग हमें इंद्रधनुष की भांति दिखाई देते हैं। तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनका विक्षेपण हो जाता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, कई रंगों में बढ़ जाती हैं।
विक्षेपण हुई किरणें हमें नेत्रों द्वारा इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है तथा बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है, इसीलिए वो कैसा इस तरह से धनुष की शेप में दिखता है, क्योंकि लाल प्रकाश क्या करता है, कम झुकता है, बाकी प्रकाश क्या करते हैं, ये ज़्यादा झुक जाते हैं। तो एक झुकाव उसमें आ जाता है जिसके कारण वो धनुष की शेप ले लेता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है बड़ विक्षेपण की घटना। और बड़ विक्षेपण में क्या होता है, प्रिज्म होता है और प्रकाश होता है। तो प्रिज्म यहाँ पे जल की बूंदें हैं और प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है ही। तो सूर्य का प्रकाश जब जल की बूंदों से गुजरता है तो वहाँ पे एक कई रंगों में बढ़ जाता है और वो रंग ही हमें इंद्रधनुष की भांति दिखाई पड़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं इंद्रधनुष का बनना। अगला है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में बहुत ही जगह अपवर्तन, प्रकाश जो है अपवर्तन की घटना होती रहती है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ होती है और इसके हमारे जो संसार में हमें कहाँ कहाँ ये अपवर्तन दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के जो प्रभाव हैं वो क्या है, जैसे तारों का टिमटिमाना। हमें लगता है कि तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो अपवर्तन के कारण, जैसे प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता रहता है, बार बार हटता रहता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे, तो इसलिए टिमटिमाते हैं। लेकिन रियल में तारे सूर्य की तरह हमेशा ज्योतिर्मान रहते हैं, हमेशा जो है चमचमाते, लेकिन वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत देते हैं अपवर्तन के कारण। तो ये अपवर्तन का कारण है। तो अपवर्तन के ऐसे बहुत कारण है। तारों का टिमटिमाना तथा इंद्रधनुष बनने का कारण बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इंद्रधनुष बनने का कारण होता है वर्ण विक्षेपण और तारों का टिमटिमाने का कारण होता है हमारा अपवर्तन। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि कारण क्या है, तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पथ जो है वो विचलित होता रहता है। जब वो एटमॉस्फेयर में आती हैं तो कैसी होती है, विचलित, अर्थात तारों की आभासी स्थिति भी विचलित होती रहती है। इसलिए हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जो तारों से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी कि जो वहाँ की जो लाइट हमारे आंखों में जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो जो रास्ते में एटमॉस्फेयर में उनकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, विचलित होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि सीधी आ रही, वो क्या होती रहती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वायु के कण भी हैं, हवा भी है, तो उसके कारण क्या होता है, विचलित होती रहती है। माध्यम है ना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती किरण तो विचलित हो जाती है। तो विचलित होती रहती हैं, तो विचलित होने के कारण हमें उनका मार्ग सीधा ना दिखा के विचलित होने के कारण वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। और इसी कारण हमें तारे कैसे लगते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं, जब एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं हैं। टिमटिमाते किसके कारण है, अपवर्तन घटना के कारण। तो इसका कारण अपवर्तन है। अगला है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से अधिक यानी कि 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। सूरज उगने से पहले ही जैसे कि हमें सूरज दिखाई दे जाता है 2 मिनट पहले ही, उसका भी कारण अपवर्तन ही है। और सूर्य अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो रंग होता है वो कलर दिखाई पहले से ही देने लगता है, और वो कलर दिखाई देने लगता है अपवर्तन घटना के कारण। तो सूर्योदय का पहले से दिखाई देना और सूर्य का लास्ट तक दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की घटना के ही उदाहरण हैं। अगला है तारों की आभासी स्थिति। यही कि वायुमंडल में तारे के प्रकाश की अविलंब की ओर झुका देता है, अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। जो तारों की जो स्थिति है वो स्थिति क्लियर नहीं दिखाई देती, उनकी जो रियल स्थिति होती है वो दिखाई नहीं देती, उसका भी कारण अपवर्तन ही है। अगला है गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। वायु में भौतिक अवस्थाएं स्थिर ना होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता रहता है और वस्तुएं आभासी दिखाई देने लगती हैं। ये अधिकतर रेगिस्तानों में होता है। वहाँ पे क्या होता है, रेत जो होती है वो वहाँ पे जब गर्मियों के दिनों में रेत बहुत ही गर्म हो जाती है, तो नीचे का वायु गर्म हो जाती है और ऊपर की वायु ठंडी हो जाती है। इससे वहाँ पे 2 माध्यम उत्पन्न हो जाते हैं। जो प्रकाश की लाइटें आती हैं, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वो ठंडे माध्यम से गर्म माध्यम में आती हैं, तो वो थोड़ी विचलित हो जाती हैं। तो विचलित होने के कारण वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हमें उल्टी, या कहना चाहिए हमें आभासी दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कोई सामने है, जैसे कुछ होता नहीं है, यानी कि आभासी दिखाई पड़ती हैं। तो ये घटना होती है अपवर्तन के कारण, क्योंकि वहाँ पे 2 माध्यम बन जाते हैं। तो ये सभी घटनाएं हमारे अपवर्तन के प्रभाव थे, जो हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव जो हमें देखने को मिलते हैं। अगली घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण पुंज वायुमंडल से महीन कणों जैसे धुआं, जल, छोटी बूंद, छोटे धूल के कणों में वायुमंडल अणु से टकराता है तो उसे किरण पुंज दिखाई देने लगता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाना। प्रकाश का कहना चाहिए छोटे छोटे और वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, वायु के अणु हैं, इनमें बट जाना, प्रकाश का इन कणों में बट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है।
तो इसका प्रकीर्णन के जो दैनिक जीवन में प्रभाव हैं वो क्या क्या है। अभी हमने पढ़े थे अपवर्तन के प्रभाव क्या है। तो ये सारी की सारी प्रकाश की घटनाएं हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो ये भी प्रकाश की एक घटना है। फिर पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, ये भी प्रकाश की घटना है। फिर पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी प्रकाश की घटना है। आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी प्रकाश की घटना है। अर्थात ये सभी प्रकाश के गुण हैं कि प्रकाश इन चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे परावर्तन में क्या देखा था हमने, किसी तल पर गिरा तो वापस हो गया, तो ये प्रकाश का गुण है। अपवर्तन में देखा किसी एक माध्यम से गया दूसरे माध्यम में विचलित हो गया, ये एक गुण है। फिर वर्ण विक्षेपण में देखा था हमने किसी एक प्रकाश की किरण आई वो कई रंगों में बट गई, तो भी एक गुण है। और प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन होता है जो वायुमंडल में जो कण हैं उन कणों में ही प्रकाश का रूप ले लेना। वो कण क्या करते हैं, प्रकाश का रूप ले लेते हैं, किसी रंग का रूप ले। जब प्रकाश कणों में बट जाता है, बट जाने के कारण क्या होता है, वहाँ पे प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश का। इसके कारण इसके बहुत सारे हम उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे हम दैनिक जीवन में अपने इसके प्रभाव देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कोलाइडी विलयनों में जब प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ एक शंकु की आकार का दिखाई पड़ता है, उसे टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ऐसा होता है प्रकीर्णन के कारण। ये जैसे कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जैसे कि हमारा दूध है, दवाइयाँ का जो सिरप हैं, ये सभी कोलाइडी विलयन होते हैं। इनके कणों का मान निश्चित होता है, 10⁻⁻6 से एबव होता है। तो ये कणों के साइज के आधार पर कोलाइडी विलयन बांटे गए हैं। तो कोलाइडी विलयन में जब हम प्रकाश डालते हैं तो क्योंकि कोलाइडी विलयन में कण होते हैं, अब कण क्या करते हैं, उस प्रकाश के रूप में जो प्रकाश हमने कोलाइडी विलयन में डाला तो कणों ने उस प्रकाश का एक रूप ले लिया, यानी कि कण उस प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि उस प्रकाश को बांट देते हैं और वो हमें चमकीला दिखाई देने लगता है। प्रकाश का हमने जो भी रास्ता डाला है तो उस विलयन में कण क्या लगेगा, चमकदार लगने लगते हैं, उनका रास्ता दिखाई देने लगता है, उसे हम टिंडल शंकु कहते हैं और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, कमरे में किसी छोटे पिंड द्वारा छिद्र का प्रकाश का पुंज का दिखना। जैसे कमरे का जो रोशनदान होता है वहाँ से प्रकाश आता हुआ है तो हमें उसका रास्ता दिखाई पड़ता है, तो उसके कमरे में जो भी धूल के कण होते हैं वो चमचमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि ये प्रकाश के धूल उसमें कण बहुत ही दिखते हैं। तो उसमें जो माध्यम के कण थे वो प्रकाश के रूप में बट गए, तो इसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। अगला है हमारा कि लाल किरणें खतरों, जो लाल किरण होती है या लाल जो रंग होता है वो खतरे का संकेत क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कोहरे तथा धुएं के कण लाल रंग का सबसे कम बांटते हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल, खतरे का रंग लाल रखा जाता है। खतरे का लाल रंग रखने का कारण क्या है कि लाल रंग का जो होता है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे जो धूल के कण हैं, वायु के कण हैं, ये क्या करते हैं, लाल रंग को आसानी से बांट नहीं पाते, यानी कि उसे ख़त्म नहीं कर पाते, और बाकी रंगों को ये आसानी से ही बांट लेते हैं। तो क्या होता है, लाल रंग का हम इसीलिए निशान रखते हैं खतरे का कि इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ही कम होता है। और प्रकीर्णन होता क्या है, किसी भी प्रकाश के रंगों का बट जाना, किसी कणों में मिलकर बट जाना, वो प्रकीर्णन है। और लाल रंग का प्रकीर्णन होता नहीं है, तो लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई देता है कि ये लाल रंग यहाँ पर है, तो इसीलिए लाल रंग का खतरे का निशान बनाया जाता है। अगला है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होती है। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो नीले रंग से 1.8 गुना होती है। तो लाल रंग तो इतना ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं हो पाता, लेकिन नीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या लगता है, अब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। लाल रंग को इतना नहीं करते, लाल रंग को कम करते हैं, इसीलिए लाल रंग बादलों में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन नीला रंग ज़्यादा दिखाई देता है। प्रकीर्णित हुआ नीला रंग हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे हमें प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो नीले रंग को ये ज़्यादा प्रकीर्णित कर देते हैं, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देने लगता है। आसमान नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं। बादल सूक्ष्म जल की बूंदों से बने होते हैं। इन सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश किरण इनसे टकराता है तो श्वेत प्रकाश सभी रंगों में परावर्तित या प्रकीर्ण अधिकतम समान रूप से दिखाई देते हैं। बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं। बादल जो है छोटी छोटी पानी की बूंदों से मिलकर बने होते हैं, और इसमें जब प्रकाश आता है तो इसमें किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, और वो क्या होते हैं कि वो सफ़ेद का सफ़ेद ही दिखाई देता है। तो बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं प्रकीर्णन के कारण। इसमें भी प्रकीर्णन है, लेकिन इसमें प्रकीर्णन किस कलर का होता है, सफ़ेद रंग का। इसमें प्रकीर्णन सफ़ेद रंग का होता है। अगला है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे तो टिमटिमाते हैं, पर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ग्रह क्या होते हैं, तारों की अपेक्षा बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का परिवर्तन औसत शून्य होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो बहुत ही
तारे बहुत दूर हैं और ग्रह बहुत ही नज़दीक होते हैं, इसलिए प्रकाश का बड़ा स्रोत भी माने जाते हैं। जो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा है, उसका जो परिवर्तन है, उसमें जो परिवर्तन है वो शून्य होता है, यानी कि प्रकाश के रास्ते में जो भी परिवर्तन होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, जिसके कारण ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं देते हैं। लेकिन तारे बहुत ही दूरी होने के कारण प्रकाश का पथ वहाँ क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश के पथ में विचलन होता है, यहाँ विचलन नहीं होता। अगला है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, इसका कारण भी प्रकीर्ण है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का प्रकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। सूर्य के उगते व डूबते समय सूर्य की किरण वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों में पहुंचती हैं। इन किरणों के मार्ग में धूल के कण तथा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश में लाल रंग की किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती हैं, इसलिए हमें सूर्य उदय और सूर्यास्त समय लाल रंग दिखाई देता है। तो प्रकीर्ण का ही कारण है, ये सारी घटनाएं प्रकीर्ण की हैं कि बादल नीला क्यों दिखाई देता है ना, और बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, और सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है। जिस रंग का प्रकीर्णन हो जाता है वही रंग दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन हो तो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। क्योंकि अंतरिक्ष में वायु के अणु धूल की कमी के कारण प्रकीर्णन स्पष्ट नहीं हो पाता तथा प्रकाश में केवल काला रंग ही नजर आता है, अर्थात किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता। जब अंतरिक्ष में जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर वायु के कण और ये सारे कण क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जब कण नहीं होते तो वहाँ भी प्रकीर्णन ही नहीं होता। जब प्रकीर्णन नहीं होता तो हमें क्या लगता है, वहाँ पे काला काला सब कुछ दिखाई देता, कोई भी रंग उसमें बटता ही नहीं, कोई भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता। किसी रंग के ना प्रकीर्णन होने के कारण टोटल काला नज़र आता है, इसीलिए वहाँ पे हमें अंतरिक्ष से आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है।